नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज मैं आपके लिए एक और नई जबरदस्त कहानी लेकर हाजिर हो चुका हूं। साथियों, आज की कहानी में एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई है, ऐसी सच्चाई जिसे आप बार बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो कहानी को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इस बार की कहानी हॉरर होने के साथ ही साथ बहुत सारे सवाल भी आपके लिए छोड़कर जाने वाली है और हॉरर स्टोरीज में आपको ये बिल्कुल नई प्रकार की कहानी मिलने वाली है। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने शेयर की है जो कुछ सालों पहले अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए लखनऊ गया था। उसने लगभग 3 साल तक लखनऊ में रहकर पढ़ाई की और जब उसकी कॉलेज का आखिरी साल था, जब उसकी एग्जाम लगने वाली थी, उसी समय वो शहर को छोड़कर गांव आ जाता है और लगभग 1 महीने तक वो इतना भयंकर रूप से बीमार हो जाता है कि उसके बचने की उम्मीद न के बराबर थी। वो सूख कर कांटे के जैसा हो गया था। कई सारे डॉक्टरों से इलाज करवाने के बावजूद भी उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। जब घर वाले और आस पड़ोस से उससे कुछ पूछते तो वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। लेकिन 1 महीने के बाद वो धीरे धीरे अपने आप से ठीक होने लगता है और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब अपने साथ घटित हुई वो पूरी घटना को हमारे साथ शेयर करता है। मेरे उस दोस्त का नाम है कपिल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कपिल के साथ क्या हादसा हुआ था जिससे वो मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचा है। तो स्टोरी को शुरू करें इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप लोग स्टोरीज तो सुन रहे हैं, लेकिन कई सारे साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। साथियों, मैं आपके लिए यहाँ जी जान से एक से बढ़ाकर एक स्टोरी लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप में से अधिकतर साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना केवल एक संख्या बढ़ना नहीं है, बल्कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा हौसला है। ये मेरे लिए आपके साथ मेरा जुड़ाव है और मैं इसी जुड़ाव को और मजबूत करना चाहता हूँ। और हाँ, जल्दी से मुझे यह भी बता दो कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कितने सालों से हॉरर स्टोरीज सुनते आ रहे हैं। तो चलिए अब आगे की स्टोरी शुरू करते हैं और आगे की जो स्टोरी है वो आप मेरे दोस्त यानी कपिल के प्रोस्पेक्टिव से ही सुनने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ कपिल। मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूँ, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर आज तक न मिल पाया मुझे। मेरे दिमाग में ये सवाल बराबर घूमते रहते हैं। मैं अपने आप से और इस समाज से यह सवाल बार बार पूछता हूँ, आखिर क्यों और कब तक? समाज एक बगिया है जिसमें तरह तरह के फूल होते हैं। कोई फूल किसी भगवान के चरणों में अर्पित होता है, तो कोई फूल किसी के चरणों के नीचे दब कुचला जाता है। कोई फूल किसी के गले का हार बनता है, तो कोई फूल अर्थी पर सजता है। बात उस समय की है जब इंटरमीडिएट का एग्जाम बीत चुका था। रिजल्ट आने के बाद स्नातक की पढ़ाई के लिए मैं फौरन शहर निकल जाना चाहता था, लेकिन बहन की शादी थी तो मुझे महीने भर घर पर ही रुकना पड़ा। मेरी बहन मुझसे 2 वर्ष छोटी है, मैट्रिक पास कर चुकी है, आगे पढ़ने की इच्छा है, किंतु पिताजी और माँ ऐसा ना चाहते हैं। मेरा परिवार मध्यम वर्ग का है, अभावों में कैसे जीना है ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शादी का दिन भी नजदीक आता गया। पिताजी के बाद मैं ही अकेला था जो सारा कामकाज देखता। सारी तैयारियां अच्छी सी हो गई। अच्छी से क्या, सारी चीजों में कटौती ही की गई थी। यही होता है हमारी शादियों में। वर पक्ष ज्यादा से ज्यादा शानो शौकत दिखाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा ऐंठना चाहता है, तो कन्या पक्ष ज्यादा से ज्यादा बचा लेना चाहता है। हालांकि मिला जुला कर सब ठीक ठाक था, किंतु मेरा मन इन सभी उलझनों में न था। मेरा मन तो शहर में अटका था। मैं शहर जाने के लिए उतावला हुए जा रहा था। वह भी दिन आया जब बहन की शादी हो गई। विदाई के 2 दिन बाद मैंने भी घर को अलविदा कह दिया और शहर चला आया। मेरा दोस्त प्रवीण 2 महीने पहले ही शहर चलाया था और वह अपने मौसा के मकान में रहता था। स्नातक में एडमिशन लेने में मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। मैंने बहुत कोशिश की कि उसी के कॉलेज में एडमिशन हो जाए जिस कॉलेज में प्रवीण का हुआ था, लेकिन ऐसा ना हो सका। सीट भी फुल हो चुकी थी और समय भी निकल चुका था, तो मैंने किसी तरह 500 रुपये फाइन भरकर
दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मैं पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाई में लग गया। लगभग महीने भर तो मैं उसके ही रूम पर रहा, लेकिन बाद में मैंने एक अलग रूम में रहना तय किया। मैं और प्रवीण अगली सुबह ही निकल गए रूम खोजने के लिए। सुबह से दोपहर हो गई, पर एक भी रूम मुझे न झंझा। वैसे तो सारे रूम अच्छे ही थे, लेकिन उनका रेंट इतना ज्यादा था जो मेरे बजट से बाहर हो जाता। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी न थी कि महंगा रूम ले लें। अगर ले भी ले तो अन्य खर्च का वहन ना हो पाता। बहन की शादी में वैसे ही 4 खेत गिरवी रखा गया था। उसे छुड़ाने के लिए पैसे इकट्ठे करने थे, और मैं यहाँ महंगा रूम लेकर रहूं तो मेरी परिवार की स्थिति और बिगड़ जाती। शाम हो गई, सूरज की किरणें मंद हो चली। मैंने प्रवीण से मायूसी भरी स्वर में कहा, छोड़ो यार, चल कल आते हैं। प्रवीण ने कहा, अच्छा चलो, चला जाए। तभी उसने कहा, रुको। मैंने पूछा, क्या हुआ? प्रवीण ने कहा, यहाँ चौथी गली में एक रूम शायद खाली है, चलो देख लेते हैं, फिर चलते हैं। ना मिला तो कल आना ही है। मैंने बड़ी उत्सुकता से कहा, पहले क्यों ना बताया? तो प्रवीण ने कहा, अभी याद आया यार। मैंने कहा, चलो देखते हैं, अगर ना मिला तो कल ब्रोकर को ही देखना पड़ेगा। हम दोनों उस गली में उस मकान के पास चले गए जिसमें शायद कमरा खाली था। प्रवीण ने मकान की दूसरी सीढ़ी चढ़ डोरबेल बजाई। टिंग टोंग टिंग टोंग। 2 मिनट तक हम बेल पीटते रहे, पर कोई ना आया। हम चलने को हुए ही थे कि एक लगभग 45-50 साल का आदमी आया और दरवाजा खोला। हमने नमस्ते किया। उसने भी बड़े रुखेपन आवाज में नमस्ते नमस्ते 2 बार कहा। प्रवीण ने पूछा, अंकल जी, कमरा खाली है? अंकल ने कहा, खाली तो है, पर कितने लोग रहोगे? मैंने कहा, मुझे रहना है। अंकल ने प्रवीण की ओर नजर घुमाते हुए पूछा, और तुम? प्रवीण ने कहा, मैं 8वीं गली में रहता हूं। अंकल ने फिर पूछा, किनके मकान में? प्रवीण अपना छाती फुलाते हुए ऐंठकर बोला, मैं पाठक जी के मकान में रहता हूं, वे मौसा जी हैं मेरे। अंकल ने कहा, अच्छा। उसके बाद ऊपर की ओर इशारा किया। यह कमरा 1st फ्लोर पर था। हम अंकल के पीछे पीछे सीढ़ियों पर चलने लगे। दरवाजे पर एक काली बिल्ली बैठी थी जो हमें देखते ही भाग गई। कमरा हमारे सामने था। दरवाजे पर एक पुराना ताला लटक रहा था। उस पर कुछ लाल रंग लगा हुआ था। मुझे लगा सिंदूर होगा, क्योंकि गांव में दरवाजे को टिकने की एक प्रथा थी। ऐसे में यह संभव था कि शहर में भी दरवाजा नहीं तो कम से कम ताला टिकने की प्रथा हो। अंकल ने अपने बड़े लड़के को आवाज लगाया कि ऊपर वाले रूम की चाबी लेकर आए। कुछ देर बाद नीचे से आवाज आई कि चाबी नहीं मिली। चाबी खोजने के लिए अंकल ने भी दौड़ धूप की, पर चाबी ना मिली। मुझे लगा अब कुछ नहीं हो सकता, यहां से चलना पड़ेगा। अंकल मेरे मनोभाव को शायद भांप गए और कहा, कोई बात नहीं, तोड़ना पड़ेगा इसे, मैं अभी तोड़ देता हूं। 5-7 हथौड़ी मारने के बाद ताला टूट गया। साथ ही हैंडल का पेंच भी ढीला हो गया, जिसे बाद में मुझे टाइट भी करना पड़ा था। रात हो चली थी। अंकल ने दरवाजा खोला। घप अंधेरा था। एक मुरझाई हुई दुर्गंध ने मेरे मन मस्तिष्क को झनझना कर रख दिया। अंकल ने लाइट का स्विच ऑन किया। बल्ब बहुत ही डरावनी तरीके से हल्की किरकिराहट की आवाज के साथ झकपक करने लगा। अंकल ने कहा, लगता है खराब हो गया है। फिर अंकल पास वाले कमरे से इमरजेंसी लाइट उठा लाए। अब सब कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। अंकल ने कहा, कुछ महीनों से कमरा बंद था ना, इसलिए यह बदबू है, चली जाएगी। परंतु देखने से स्पष्ट पता चलता था कि यह महीनों से नहीं, कई सालों से बंद है। कमरे के पश्चिम दक्षिण दीवार के कोने पर फुफुंद लगा था। कमरे में मकड़ी के जाले थे। लगभग आधा दर्जन छिपकलियां दीवार पर रेंग रही थी। खिड़की का एक कांच ऊपर से थोड़ा टूटा हुआ था। धूल माटी से भरा घर दूध या दूध की रोशनी में मानो खंडहर ही नजर आ रहा था। मैं कुछ पूछता, उससे पहले अंकल ही बोल पड़े, टेंशन मत लो, मैं इसे सुबह ही साफ करवा दूंगा, एकदम चकाचक हो जाएगा। मैंने पूछा, ये कोने पे धब्बे कैसे हैं? अंकल ने कहा, पानी का पाइप निकाला गया है, शायद लीकेज हो, इसी वजह से फफूंद हो गए हैं। मैं इसे प्लम्बर से दिखाता हूं, सब सही हो जाएगा। प्रवीण ने मुझसे पूछा, कैसा लगा रूम? मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था और खराब भी ना कह सकता था। अगर रेंट की बात बन जाती तो अच्छा रहता।
वैसे तो रूम ठीक ठाक ही था, व्यवस्थाएं भी सही थी। इस रूम के लिए मैं 3,000 तक दे सकता था। हमने अंकल से कहा, अंकल जी सब ठीक ठाक है, रेंट बता देते। अंकल ने कहा, 100 से 500 दे देना। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, पर मैंने इसे उजागर न होने दिया। यह रेंट मेरे लिए ज्यादा है, ऐसा भाव चेहरे पर बनाए रखा। अंकल मेरे चेहरे के भाव भंगिमा देख समझ गए कि लौंडे को 27 ज्यादा लग रहा है। मैंने आलस भरे स्वर में कहा, अंकल जी यह तो थोड़ा ज्यादा है, कुछ कम कर देते। अंकल ने कहा, तुम ही बताओ कितना दोगे। मैंने कहा, 2500। अंकल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, 2500 चलो ठीक है, कल शाम को आ जाना, मैं पूरा साफ सफाई करवा दूंगा। इसके बाद हम दोनों वापस आ गए। अगली सुबह में सामान पैक कर शाम होने की इंतजार करने लगा। जब शाम होने को चली, मैंने सारा सामान लाकर रख दिया। क्या चमक दमक था रूम का। एक बात मुझे यह आश्चर्य की लगी कि उस पुराने घर में कहीं पेंट ना था सिवाय इस कोठरी के। मुझे इससे क्या लेना देना, इतना अच्छा रूम सस्ते में मिल गया था, मैं इसी को लेकर खुश था। ऐसे ही रूम के बाकी सब 5,000 से 6,000 मांगते थे। मैंने थोड़ी देर आराम किया, फिर मार्केट चला गया आवश्यक की वस्तुओं को लेने के लिए। ब्रश, साबुन, ताला वगैरह लेना था। प्रथम फ्लोर पर 3 कमरे थे। एक में मैं रहता था, एक में मालिक के 2 बेटे और एक कमरा था नौकर मगन के लिए। मालिक का इसी शहर में दुकान था, मगन दुकान भी देखता था और घर का काम भी। ऊपर बाथरूम एक ही था, हम चारों उसी में जाते थे। किचन नहीं था तो मैं अक्सर बाहर ही खाया करता था, जिससे मेरा हाजमा खराब होने लगा था। 1 साल बड़ी मुश्किल से बीते। धीरे धीरे मैं अनिद्रा का शिकार होने लगा। रात में अजीबोगरीब सपने आते थे। एक अनजान सा भय मुझे खाए जाता था। ठंडी का मौसम चल रहा था, सुबह के 3 बजे थे। हवा एक अजीब सी खुशबू घोले टूटे हुए कांच से आ मेरे चेहरे को छू रही थी। मैंने अपना मुंह कंबल के अंदर खींच लिया। तभी एक दर्द भरी रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे थोड़ा डर लगा। मैं कंबल के अंदर और सिकुड़ गया और उस करुणामयी रोने की आवाज को ध्यान से सुनने लगा। जैसे जैसे आवाज पास आती गई, मैं अपने आप में ही सिमटता गया, जैसे बच्चा किसी भय से अपनी मां की गोद में सिमट जाता है। यह आवाज एक लड़की की थी, एकदम अजीब सी। ऐसा लगता था कि इस रोने की आवाज में कुछ सवाल छिपे हैं, कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब वह आवाज मांग रही हो। कुछ देर बाद रोने की आवाज सिसकियों में तब्दील हो धीमी हो चली, तो मैंने अपना मुंह बाहर निकला। फिर मुंडी के पीछे रखे टेबल पर हाथ घुमाया। मेरे हाथ मोमबत्ती लगी। लेटे लेटे ही उसे मैंने जलाया और वहीं रख दिया। बाहर निकलने की हिम्मत ना थी। फिर मैं उस आवाज के बारे में सोचने लगा, क्या यह किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं, क्योंकि मैंने गांव में पहले से यह सुन रखा था कि अगर ऐसी आवाजें आए तो ये किसी घटना के संकेत हो सकते हैं। मैं साइंस का विद्यार्थी था तो इन सारे मिथ्यों को सिरे से नकार देता, लेकिन मैं इस आवाज से थोड़ा डर गया था। मोमबत्ती का लौ थोड़ा इधर उधर हिलता तो सामान की परछाइयां भी भयप्रद जान पड़ती। ये देख मुझे और डर लगता। मैंने मोमबत्ती बुझा दिया। तभी कुछ टिंग टिंग बजा। मैं चौंक पड़ा। देखा तो यह अलार्म था। 4 बज गए थे। मैं नियमित अलार्म लगाता हूँ और एक नियमानुसार ही मेरा पठन पाठन होता है। आज पढ़ने का मन न हुआ और मैं अलार्म बंद कर सो गया। 7 बज चुके थे। मैं कमरे से बाहर आया, देखा मग्न झाड़ू लगा रहा था। मैंने यह बात उसको बताई। सुनते ही वह असहज हो गया। उसकी भाव भंगिमा देखकर यह लगता था कि वह इस बात से बेखबर न था। फिर संभल कर बड़ी सहजता से बोला, अरे भैया क्या बात करते हो, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया, शायद आप सपना देखे होंगे। मैंने कहा, अरे नहीं, सपना कहाँ देखा, सच कहता हूं, कोई तो रो रहा था। वह गुस्सा गया और बोला, मुझसे अब बहस ना करो, मुझे लेट हो रही है, दुकान भी जाना है। मुझे भी लगा हो सकता है, साली रात को नींद आती नहीं, खोपड़ी में कितने टेंशन भरे रहते हैं, होगा कोई सपना, ये कोई नई बात तो नहीं है। ऐसी घटनाएं अब मेरे साथ रोज होने लगी थी। कभी पायल तो कभी कंगन, कभी कुछ तो कभी कुछ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कान के पास आकर कुछ कह रहा हो। मैं कुछ समझ ना पाता था, सबको नजरअंदाज करता रहा। मालिक के बच्चों से भी पूछता हूं,
उन्हें भी कुछ नहीं मालूम। वह अक्सर आकर मेरे पास बैठ जाते हैं। इनकी माँ ने मुझसे कह दिया है, थोड़ा होमवर्क में मदद कर दिया करो। इनका मेरे पास आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, मजबूरी है, इनको झेलना ही पड़ता है। कभी कभी मालिक भी दुकान का रजिस्टर उठा के मेरे पास चले आते हैं। पूरा हिसाब देखता हूँ, उधारी वालों का लिस्ट बना कर देता हूँ। ऐसा लगता है मैं यहाँ पढ़ने नहीं, इनका मुनिमगिरी करने आया हूँ। मैंने एक बार कहा भी कि ये काम मगन से क्यों नहीं करवाते। कहने लगे, बड़ा धूर्त लोमड़ी है, हिसाब में इधर उधर कर भी दे तो मुझे मालूम ना पड़े। ये तुम ही देखो। रूम से कुछ ही दूरी पर मेरा कॉलेज था। मैं अक्सर पैदल ही जाया करता था। रास्ते में एक झील पड़ता था जो कॉलेज से थोड़ी दूरी पर था। लौटते समय मैं उसके किनारे बैठ जाता था। आसपास के पेड़ पौधों को देखता, उसकी खूबसूरती निहारता। यहाँ से उठने वाली सौंधी खुशबू में गांव की सुगंध घुली हुई थी। झील का पानी एकदम सा पारदर्शी निश्चल था। मछली बड़ी स्वतंत्र भाव तैर रही होती थी, जैसे इनको किसी का डर न हो। मेंढक आपस में खेल रहे होते थे। पक्षियों की चहचहाहट सारे थकान को मिटा देती। मुझे यह सब देख खुशी का अनुभव होता था। यह सब देख मैं झील की तुलना समाज से करने लगता। समाज को झील की तरह देखता, लेकिन अब तक मैं समाज की कुटिलता से बेखबर था। कभी कभी साथ में दीपिका भी आकर बैठ जाती। वो मेरी दोस्त है, मेरे साथ ही पढ़ती है, लेकिन मैंने कभी उसे किसी दूसरे भाव से न देखा। पर उसका मेरे प्रति झुकाव, उसका हंसना, खेलना, चहचहाना मुझे एक नया उमंग देता है। बार बार गुदगुदी करना, सर पर हाथ फेरना, मेरे गाल खींचना मुझे आवेशित करता है। एक लहर का उन्माद मुझ में उमड़ पड़ता है। जी चाहता है उससे लिपट जाऊं, जैसे कोई लता पेड़ के सहारे लिपटी रहती है। मुझे भी सहारे की जरूरत थी। जब वह मेरे साथ होती है, जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। मैं सारी चिंताओं, सारी बाधाओं को भूल जाता हूं और चाहता हूं यह पल हमेशा बना रहे। एक बार की बात है, मैं कॉलेज से आकर झील के किनारे एक पेड़ से सटकर अकेला बैठा था। काफी तनाव में था। आसपास के बिखरे पत्थरों को पानी में फेंक रहा था। पानी से आती डब-डब की आवाज कुछ अजीब सी लगती थी। तभी कुछ बच्चे आ गए। उनके हाथ में मछली पकड़ने वाला कांटा था। वे लोग मछली पकड़ने लगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गुस्से में वहां से उठा और सीधे रूम पर चला आया। जब शाम हो गई तो मैं अपनी किताब लेकर छत पर चला गया। पढ़ने की इच्छा न हुई। तब तक मालिक के लड़के भी स्कूल से आ गए थे। वो बिना कपड़े बदले अपना बैग लेकर सीधे मेरे पास आ गए और बेमतबल के सवाल पूछने लगे। मैं पहले से ही टेंशन में उखड़ा बैठा था। इनकी चिल्ला चिल्ली बर्दाश्त न कर सका और खूब डांटा, खूब लताड़ा, खूब उल्टा सीधा सुनाया। वे मुंह बनाते नीचे यह कहते गए कि वे पिताजी से शिकायत कर देंगे। मैं थोड़ा डर गया, कहीं इन्होंने मेरी शिकायत कर दी तो क्या होगा। नीचे की सीढ़ियों पर छुपकर मैं इनकी बातें सुनने लगा। उन्होंने सच में शिकायत कर दी, लेकिन अंकल ने उल्टे में इन्हें ही डांट दिया। मेरा डर थोड़ा कम हुआ। अंकल ने मुझसे इस बारे में कभी सवाल किया ही नहीं। यहाँ एक बात तो अच्छी हो गई थी कि अब बच्चे मेरे पास ना आते भी हैं तो अलग बैठते। अंकल भी रजिस्टर लेकर ना दौड़ते। मैं अकेला ही अच्छा महसूस करता था। 2.5 साल कैसे बीते, इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस किसी तरह अपने को संभाले रखा। गर्मी का मौसम चल रहा था। मेरा 3य वर्ष का एग्जाम नजदीक था। मैं रात को 10 बजे तक पढ़ाई कर सो गया। अचानक 1 बजे नींद खुली। मैं पसीने में तरबतर था। लाइट चली गई थी। अब नींद आने को रही। सोचा, चलो छत पर चला जाता हूँ, थोड़ा टहल लूंगा। लाइट आ जाएगी तो आ जाऊंगा। मैंने अपना मोबाइल उठाया और चला गया। ऊपर घना अंधेरा था। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। एक रोशनी भी नहीं दिखाई देती थी। दिखाई दे रही थी तो सिर्फ ऊपर तारों की चमक। वे जो एक कतार में नजर आ रहे थे, मानो किसी ने उन्हें दंडित किया हो। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। मैं दीवार के सहारे खड़ा होकर अपने मोबाइल में वीडियोस देखने लगा। तभी एक ठंडी हल्की हवा ने मेरे बदन को छुआ। आत्मा को मानो तृप्ति मिल गई। हवा में खुशबू सनी थी, जैसे चमेली मिश्रित गुलाब की खुशबू। फिर हवा तेज होने लगी। वो खुशबू बदबू में बदलने लगी और फिर एक आवाज आई, छन छन, खन खन। ये पायल के घुंघरू और कंगन की टकराने की आवाज थी। मैं पूरी तरह डर गया।
तभी ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे पीछे से गुजरा। मुझ में हिलने की हिम्मत ना थी। मैंने अपना गर्दन धीरे धीरे घुमाया, पर कोई नहीं था। पूरे बदन में भय बैठ गया। दिल की धड़कन कानों को सुनाई देने लगी और लगा जैसे कलेजा निकल मुंह को आ जाएगा। मैं मंद कदमों से बिना आहट किए सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ी के पास आकर मैं पूरी ऊर्जा के साथ उसे लांघता फांदता बड़ी तेजी से नीचे आया। बीच में गिरने से भी बचा। मारे डर के मोबाइल का फ्लैश भी जलाना याद न रहा। रूम का दरवाजा बंद कर उसी से चिपका रहा जब तक लाइट ना आ गई। अब मुझ में सोने की हिम्मत ना हो रही थी। आंख फाड़े में सुबह का इंतजार करने लगा। जब सुबह हुआ तो ऐसा लगा जैसे मेरी शक्ति शुष्क पड़ गई हो। कॉलेज जाने के लिए ताकत ना बचा था। मैं आज दिन भर सोता रहा। उसके बाद लगभग 2 महीने तक कोई ऐसी विचित्र घटना ना हुई, लेकिन सपने और प्रखर रूप में आने लगे। सपनों को छोड़कर बाकी सब ठीक हो गया था। मुझे लगा धीरे धीरे यह भी ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। परीक्षा को सिर्फ 2.5 महीने ही बचे थे। आज कॉलेज से देर आया। मैं बिना कपड़े बदले बालकनी में उदास खड़ा था। नीचे देखा तो दीपिका अपना साइकिल लिए खड़ी थी। उसे आते हुए मैंने देखा ही नहीं। उसे देखते ही मेरा मुरझाया चेहरा खिल उठा, जैसे किसी प्यासे को नदी मिल गई हो, किसी डूबते को किनारा, किसी अंधे को सहारा। दिल में उमंग की लहरें हिलोरें खाने लगी। उदासी की काली साया हट गई। मैं तेजी से नीचे गया और उसका हाथ पकड़ उसे अंदर खींच लाया। अंकल जी को देखकर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। अंकल उसे बड़ी कातिल नजरों से घूर रहे थे, मानो वह लड़की न उनकी दुश्मन हो। हमने खूब बातें की। 1 घंटे के बाद वह चली गई। वह नोट्स के लिए आई थी। उसके जाने के बाद अंकल ऊपर आए और मुझे खूब सुनाया, पढ़ने आए हो कि लड़कीबाजी करने? आज के बाद वह आई तो यह ठीक ना होगा। इस तरह गुलछरे उड़ाना है तो चले जाओ यहाँ से। यहाँ पढ़ने आए हो पढ़ो, लेकिन ये सब यहाँ ना चलेगा। आगे से ध्यान रखना। इसके बाद वह आई तो तुम्हारे लिए और उसके लिए ठीक ना होगा। मैं सर झुकाए सुन रहा था, मानो मैंने कोई बड़ा गुनाह किया है और जज साहब सजा सुना रहे हैं। इनकी बातों से मेरा खिला हुआ चेहरा फिर से मुरझा गया, जैसे मानो इन्होंने फूल पर विष की छिड़काव कर दी हो। मैं कुछ समझ ना पाया, इनको क्या हो गया है? ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अरे समझाना है तो समझाऊं, लेकिन ऐसे धमकी भरे लहजे में थोड़ी। वह क्या सोच रही होगी? हालांकि उसके बाद मैंने दीपिका से कह दिया कि वह रूम पर ना आए। अगर कुछ काम भी हो तो मेरे को कॉलेज में ही बोल दे। एक रात की बात है, मैं कमरे में लेटा हुआ था। मन उदास था। मेरा उद्विग्न हृदय रो रहा था। आंख से आंसू के धार फुट रहे थे। मैं कितना बेचैन हुआ था शहर आने के लिए, लेकिन आज मुझे शहर नोच कर खा रहा था। यहाँ दीपिका और प्रवीण को छोड़ कोई मेरा हितैषी न था। गांव में सभी हितैषी थे, एक आध को छोड़कर। गांव की याद सता रही थी। जी करता था कि गांव चला जाऊं और फिर लौटकर कभी वापस ना आऊं, लेकिन क्या करता, पढ़ाई भी तो देखनी थी। ऐसे ही भांति भांति के ख्याल लेकर मैं सो गया। रात के 1 बजे होंगे, जोर से किसी के चीखने की आवाज आई। मैं इतना डरा कि बदन हिल भी ना रहा था। हाथ पैर उठ नहीं रहे थे। मैं एकदम शून्य पड़ा था, मानो पूरे बदन को लकवा मर गया हो। पड़ा रहा एकदम मृत अवस्था में। तभी किसी ने मेरे ऊपर झपट्टा मारा। मैं उछाल मारकर चीख पड़ा, पर आवाज गले में ही दबकर रह गई। मुंडी टेबल से जा टकराया। माथे को हाथ से दबाए पड़ा रहा। जब डर कम हुआ तो धीरे धीरे सरकता हुआ बिस्तर से उतरा और लाइट का स्विच ऑन कर दिया। जब रोशनी हुआ तो देखा बिल्ली थी। वह टूटी हुई कांच से कूदकर भाग गई। अक्सर यह बिल्ली मेरे आसपास ही घूमती रहती है। जब छत पर जाता हूं तो वहां चली आती है, कॉलेज जाता हूं तो दरवाजे पर खड़ी होती है, वापस आता हूं तो बालकनी से सर निकालकर झांक रही होती है। दरवाजा बंद कर दूं तो टूटी खिड़की से अंदर घुसा जाती है। अब तो इससे भी मुझे डर लगने लगा था। गर्मी बीतने को था। गर्मी और बरसात के बीच का संक्रमण काल चल रहा था। शाम को उमस तो रात को बुदा बांधी। बीच बीच में और जोर से वर्षा भी होती तो कभी ओले भी पड़ते। एक रात की बात है, मैं सो रहा था। यूं कोई 12 बजे का वक्त रहा होगा। मुझे खिड़की के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। देह का पानी सूख गया। आंख खोलने की हिम्मत ना हुई। जब आंख खोला तो देखा पंखा बंद था, फिर भी हवा लग रही थी।
मैं उठकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। आंधी चल रही थी, बारिश के आसार थे। मैं खिड़की बंद करके सो गया। उसके बाद मुझे याद है, ठीक 3 बज रहे थे। मेरे चेहरे पर पानी के छींटे लगे। नींद खुल गई, बारिश हो रही थी। खिड़की खोल में वहीं खड़ा हो गया। मुझे एक ताजगी का अनुभव होने लगा। शीतल समीर के साथ पानी की बूंदें देह में सिहरन पैदा करती। उसके छींटे अंदर तक आ रहे थे। मैं जैसे ही खिड़की बंद करने को हुआ, अपने कमरे में किसी की आहट का अनुभव पाकर वहीं ठिठक गया। मेरी डर वाली बेचैनियों पुनः जागृत होने लगी, परंतु मैंने अपने अंदर झूठा धैर्य का आवाहन किया। बड़े ही सहज भाव से मैंने पूछा, कौन हो तुम? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे सामने से बस एक आवाज आई, मैं अक्षिता हूं। इसके बाद मैंने कई सवाल किए, पर कोई जवाब ना आया। उलझने और गहरी हो गई। अब यह मेरा वहम था या फिर कल्पना, मुझे नहीं पता। ये सारी चीजें बिजली की गड़गड़ाहट और बूंदों की चमक में प्रखर होकर और ज्यादा डरावनी और खौफनाक लग रही थी। ताकते ताकते सुबह हो गई। मैं सीधे नीचे चला गया। देखा तो अंकल ब्रश कर रहे थे। मैंने जाते ही उनसे पूछ लिए कि ये अक्षिता कौन है। वे एकदम से सक पका गए। थूक फेंकने के बजाय घोंट लिया। उनकी सीटी पिट्टी गुम होने लगी। चेहरे पर डर की झलक साफ नजर आ रही थी। चेहरे की रंगत वैसी हो गई जैसे इनकी चोरी पकड़ी गई हो। मैं बार बार उनसे पूछता रहा कि ये अक्षिता कौन है, पर वे बात को इधर उधर घुमाते रहे। किसी तरह टाल मटोल कर दुकान निकल गए। मैं समझ चुका था, कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं सच्चाई से बहुत दूर था। पर सच्चाई की झलक जरूर नजर आ गई थी। उसके ठीक 2 दिन बाद शाम का वक्त था। लगभग 4 बजे होंगे। मैं कॉलेज से रूम पर आया, थोड़ा आराम किया। उसके बाद नहाने चला गया। 2-4 मग पानी डाला, फ्रेश हुआ और निकल गया उस झील के किनारे जहां मैं हमेशा ही जाया करता था। आज वहां बहुत देर तक बैठा रहा। झील की सारी गतिविधियों को देखता रहा। आसपास के वातावरण को मैं अपनी अवचेतन मन की शक्ति से अनुभव करना चाहता था। आज मैं इस झील के रहस्य को, इस परिवेश को समझ लेना चाहता था। आज ऐसा लगा जैसे वातावरण में हलचल मचा हो। पानी की लहरों में वह मादकता न थी जो पहले मैंने देखी थी। आज पूरे पानी में जहर घुला जान पड़ रहा था। चित्त को खींचने वाली वह सौंधी खुशबू भी मेरी सांसों को दूषित कर रही थी। मानो यह मिट्टी से उठने वाली वह सुगंध न हो, बल्कि किसी सड़े हुए जानवर से उठने वाला दुर्गंध हो। आज हवा में भी वह शीतलता न थी। आज घुटन महसूस हो रही थी, मानो हवा भी विषाक्त हो गई हो। मनमोहक लगने वाले जीव भी हिंसक जान पड़ रहे थे। कैसे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा रही हैं, कैसे बच्चे मछलियों को पकड़ रहे हैं, कैसे मछलियां कांटे में फंस तड़प रही हैं, कैसे पक्षी आपस में लड़ रहे हैं। आज इनका चहचहाहट भी कर्कश जान पड़ रहा था। आज प्रत्येक बड़ा जीव छोटे को शिकार बनाता दिख रहा था। आज बच्चों पर भी तनिक गुस्सा न आया। सूर्य ढलने लगा था। ढलते सूर्य के साथ पेड़ों की परछाइयों लंबी विशालकाय होती जा रही थी, मानो पूरे शहर को निगल लेगी। पूरा परिवेश लालिमा में डूबा हुआ था, मानो खून में नहा रहा हो। अस्त होते सूर्य के साथ रक्त रंजित परिवेश अंधकार में डूब जा रहा था। फिर उस खूनी परिवेश पर अंधकार का दैत्य हावी हो गया। मुझे यहां से जाने की इच्छा न हुई। मन हुआ इस अंधकारमय परिवेश में मैं भी विलुप्त हो जाऊं। कुछ देर तक गुमसुम वहीं बैठा रहा। उसके बाद रूम की ओर चल पड़ा। लगभग 7 बजे होंगे जब मैं रूम पर पहुंचा। लाइट नहीं थी। मारे उमस की चमड़ी उधड़ी जा रही थी। पूरा बदन पसीने से भीग गया था। मैंने प्रवीण को फोन किया कि आ रहा हूं, वहीं खाना खाऊंगा। मैं चला गया। ठीक 10 बजे मैं उसके रूम पर से वापस लौटा। लाइट आ चुकी थी। मैं काफी थक चुका था। नींद भी आ रही थी। सोने चला गया। लाइट बंद कर दी। पंखा को फुल स्पीड में कर दिया। बिस्तर पर लेटा, पर नींद न आई। मैं बराबर टूटे हुए कांच की तरफ देख रहा था। उससे होकर आती रोशनी मुझे एक अलग एहसास देती थी। मैं सोचता, आखिर ये कांच कैसे टूटा होगा। देखते देखते कब नींद लग गई कुछ पता ही न चला। तभी मुझे एक लड़की बैठी हुई नजर आई, लाल साड़ी पहने, एकदम गुमसुम। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। वह लड़की चौंक पड़ी। वह एक आदमी था जो लगातार गालियां बके दरवाजे पर लात मार रहा था। इधर से लड़की दोनों हाथों से दरवाजे को ढकेल रही थी। एक आवाज आई, दरवाजा खोल हरामजादी।
वह लड़की रोने लगी और दरवाजे को इधर से दबाकर खड़ी हो गई। उधर से आवाज आई, दरवाजा खोल कमीनी। इधर से वह लड़की याचना भरे रुआंसू आवाज में बोल रही थी, माफ कर दो पापा। बाहर से आवाज आई, माफ कर दूं तुझे, पूरा खानदान का नाम खराब कर दिया और माफ कर दूं, आज तू नहीं बचेगी हरामजादी। लड़की बोली, गलती हो गई पापा, अब माफ कर दो। बाहर से आवाज आई, पूरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, पूरे खानदान के मुंह पर कालिख पोत दिया, और तू कहती है कि माफ कर दूं, अब आज तू नहीं बचेगी। अंदर से आवाज आ रही थी, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। पर उस आदमी ने एक न सुनी, दरवाजे पर जोर से लात मारा। दरवाजे का छिटकिली इतना मजबूत न था कि इस प्रकार का तेज दबाव झेल सके। वह उखड़ गया। लड़की दरवाजे पर हाथ जोड़कर विनती की मुद्रा में खड़ी हो गई, गुहार लगाने लगी, बिलखने लगी, पर निर्दयी आदमी ने उसका गला दबा दिया। वह चीख पड़ी। उस आदमी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि चिख गले में ही दबकर रह गई। सिर्फ उसके मुंह से सांसों की बंद होती आवाज निकल रही थी। अपना गला छुड़ाने में एक बार वह जरूर कामयाब हो गई, लेकिन आदमी ने उसके सिर पर गुलदस्ता दे मारा। पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। खून के छींटे इधर उधर दीवारों पर बिखर गए। आदमी ने पुनः गला दबाया। वह बिन पानी के मछली की तरह तड़पने लगी। अचानक उसका हाथ खिड़की पर लगा और शीशे टूटने की जोरदार आवाज आई। तभी मेरी आंखें खुल गई। मैं पसीने में भीग गया था। मुझे एहसास हुआ कि यह सपना है। धड़कन का तो क्या कहना, धमनियों में खून की जगह भय दौड़ रहा था। तेज तेज सांसें, निगाहें खिड़की पर जमी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अलार्म बजा। आज इसने भी मुझे डरा दिया। सुबह के 4 बजे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज से पहले मैंने जो भी सपना देखा था वह सब बिना किसी मतलब के बेबुनियाद, बेआधार थे, एकदम फालतू। उसमें स्थायित्व न था, लेकिन इस सपने में आधार भी था और स्थायित्व भी, वेदना भी, दर्द भी, दुहक भी, सच्चाई भी। मैं बार बार उन किरदारों का चेहरा याद करने के लिए अपने मस्तिष्क पर दबाव डाल रहा था। सारी चीजें स्पष्ट याद आ रही थी, बस उनका चेहरा बार बार धूमिल हो जाता। इतने प्रखर सपने को झुठलाया नहीं जा सकता था। दिमाग बार बार कहता यह केवल सपना मात्र है, तो दिल कहता सपने में सच्चाई है। दिमाग सपने की थ्योरी से यह साबित करने की कोशिश करता कि यह झूठ है, तो दिल उस थ्योरी को गलत साबित कर देता। दिमाग कहता सपना सच कैसे हो सकता, तो दिल कहता नहीं, यही सच है। लेकिन मैं इस द्वंद्व से अलग बार बार यह सोच रहा था कि यह कांच कैसे टूटा होगा, आखिर इसी रूम में रंग रोगन क्यों। ऐसे कितने सवाल मेरे दिलो दिमाग को कचोट रहे थे। दिल कह रहा था यही सच है, दिमाग उसे झूठला रहा है। दोनों में सामंजस्य न था। अंत में मैंने दिमाग का ही सुना और ये मान लिया कि कांच के बारे में सोच रहा था, तो इसलिए यह सपना आया। लेकिन सपने और सच्चाई में 2 कॉमन चीजें जो बार बार चिल्लाकर यह कह रही थी कि यह सच है। पहला, टूटा हुआ कांच। दूसरा, सिर्फ इसी कोठरी का रंग रोगन किया जाना, जो शायद खून के धब्बों को छुपाने के लिए हो सकता था। इन सारी घटनाओं, तनाव और अपच की समस्या से मेरी हालत पतली हो गई थी। बीतते दिन के साथ में सूखने लगा था। जिंदगी निरस्ता से भर गई थी। अब भय दबाना मेरे लिए संकट जान पड़ता। ठीक दूसरे दिन मैं शाम को प्रवीण के रूम पर चला गया और 2.5 सालों में मेरे साथ जो कुछ हुआ, जो मैंने अपने ऊपर झेला, वह अनुभव, वह दृष्टांत उसे कह सुनाया। वह मेरी बातों को ऐसे सुन रहा था मानो मैं कोई मजाक कर रहा हूं। हमारी आवाज सुनकर मौसा कमरे में घुसे और कहने लगे, रूम छोड़ दो। शायद इन्होंने हमारी बातें सुन ली थी। मुझे आश्चर्य हुआ, समझ में न आया। मैंने कहा, इतना सस्ता रूम मिला है, क्यों छोड़ दूं और कैसे छोड़ दूं? वो कहने लगे, बेटे, सस्ते के चक्कर में रास्ते लग जाओगे, छोड़ दो, अभी तुम कुछ नहीं जानते। मैंने कहा, क्या नहीं जानता? मुझे तो बस यही जानना था कि मामला क्या है उस घर का। मैं उनसे जबान लड़ा, उनको उकसा रहा था ताकि सच्चाई उगल दे। उन्होंने कहा, अरे कुछ नहीं जानते तुम, पता है कितनी घटनाएं हो गई हैं वहां। तुम्हारी तरह ही एक लड़का रहता था वहां, पागल हो गया। लोग कहते हैं वह सवार हो गई। मैंने कहा, कौन? तभी मौसा ने बड़े हीन भावना से नाम लिया। अरे अक्षिता, मैंने चौंकते हुए कहा।
अक्षिता, मैंने यह नाम पहले कहीं ना कहीं सुना था। मैंने पूछा, कौन अक्षिता? मौसा बोले, रहने दो, तुमसे क्या मतलब। उन्होंने बात को टाल दिया, सारा रहस्य खुलने वाला था। लेकिन मौसा जी अब बचकर निकलने लगे। मैंने प्रवीण की ओर इशारा किया कि इन्हें रोके। हमने बहुत जोर दिया, तब जाकर उन्होंने सारी बातें बतानी शुरू की। वे बोलने लगे, अक्षिता वही है, तुम्हारे मकान मालिक की बेटी। एक समय था जब वह उस पर जान छिड़कता था, लेकिन आज एक पाप को छाती में दाबे बैठा है। बीच में ही मैंने उन्हें टोका। मौसा जी खुलकर बताइए, गोल मोटल मत घुमाइए। वो बोले, तुमको पता है जब अक्षिता की मां मरी तब। मैंने उनको बीच में ही टोका और कहा, क्या कह रहे हैं आप? उसकी मां मरी, लेकिन उनकी पत्नी तो जिंदा है। वो बोले, अरे दूसरी शादी किए हैं और सौतेली मां ही तो इन सब का कारण बनी। अपनी लड़की पर जान छिड़कने वाला आदमी अचानक कैसे बदल गया? तुम्हें पता है अक्षिता ने एक दूसरी जात वाले लड़के से शादी कर ली थी और इसी को लेकर सारा खेल कर दिया इसके बाप ने। मैं आंखें फाड़ ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मेरी वाली घटनाओं से इन सब का क्या कनेक्शन था, मुझे समझ में ना आ रहा था। मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अपनी जाति से हटकर शादी कर ली थी। मॉडर्न जमाने में तो ये सब होता ही है। इसके बाद मैंने कई बड़ी हस्तियों के उदाहरण दे डाले। वे कहने लगे, बड़े लोगों का बात मत करो। बड़ा आदमी भैंस से ब्याह करें या अपने बिरादर से हटकर, उसका कुछ ना जाता, कोई कुछ ना कहता है, वह बेदाग रहता है। उसका सबसे बड़ा इज्जत, सबसे बड़ा मान सम्मान उसकी संपत्ति, उसका धन है। अगर उसकी संपत्ति जाती है तो उसकी जग हंसाई होती है, उसका कद घटता है। और हम जैसे लोगों का इज्जत ही हमारी संपत्ति है, हमारा धन, हमारा मान सम्मान है। तो बस इज्जत और इसे बचाने के लिए पूरी संपत्ति लगे जाए, या किसी की बलि भी देनी हो तो दे दी जाती है। इनके आदर्श ज्ञान, दार्शनिक मत से मैं थोड़ा बहुत सहमत था और बात इन्होंने गलत ना कही थी। यही समाज का सच्चाई है, इसे हम स्वीकार करें या ना करें। लेकिन यह कैसी इज्जत जिसके लिए किसी के गले पर छुरी फेरी जाए? मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन दूसरी जाति में विवाह करना कोई बुरी बात तो नहीं है। प्रवीण ने भी सहमति में हामी भरी। सही बात कहा तुमने, मैं भी इससे सहमत हूं। मौसा जी घुड़क कर बोले, क्या सही है? अरे ऊंची जाति में विवाह किया होता तो चल भी जाता, लेकिन ये छोटी जात वालों में। मैंने बीच में ही बात काट दी। चलिए, आपका ही बात सही है, मैं बहस बढ़ाना न चाहता था। मैंने कहा, आगे बताइए। वो कहने लगे, अपने बाप के मुंह पर कालिक पोत दिया था उसने। मैं पुनः टोकना चाहता था मगर चुप रहा। मुझे तो बस सच्चाई को समझना था। वो बोलते जा रहे थे, तुम्हें पता है वह बार बार अपनी लड़की को फोन करके बुलाता था, लेकिन वह ना आती थी। आखिर ऐसा चाल चला कि उसे आना पड़ा। मैंने कहा, कैसा चाल? वो कहने लगे, मैं नहीं जानता, लोगों के मुंह कहते सुना है। कहते हैं उसको बोल दिया कि तुमको माफ किया। इस संबंध को भी स्वीकारता हूं। बस इसी खुशी में वह चली आई। जब पता चला उसके साथ धोखा हुआ है तो उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। तुम जानते हो, बड़ी बेदर्दी तरह से उसे गला घोंट कर मार दिया, वही तुम्हारी वाली कोठरी में। सपने वाला दृश्य एक बार फिर मेरी आंखों के सामने कौंध गया। ये सारी बातें मेरे हृदय में खंजर के वार जैसे जाती हुई मालूम पड़ रही थी। जो सपने का बिंब मेरी चेतना में था, मैंने जो कल्पनाएं की थी, उस पर इन्होंने सच्चाई का मुहर लगाकर और प्रमाणिक बना दिया। ऐसे लोगों के लिए मान सम्मान, इज्जत एक व्यसन की तरह होता है, जैसे एक शराबी के लिए शराब, जुआरी के लिए जुआ और अपराधी के लिए अपराध एक व्यसन होता है, और इसे पूरी करने के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ठीक ऐसे लोग भी अपनी मान मर्यादा के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोग समाज रूपी गुलजार बगिया को पैरों तले रौंद डालते हैं। तभी मौसा जी बोले, और इस आभागे को वहीं मिला रूम मिला तुमको दिखाने के लिए। प्रवीण की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा। प्रवीण ने झेंपते हुए कहा, मुझे क्या पता था कि वहां इतना बवाल मचा हुआ है। मैंने कहा, पुलिस ना ले गई उनको? वो बोले, किसी को पता चलता तब ना, जब पूरी कॉलोनी ही उनके साथ हो तो क्या पूछना। अंकल ने बड़े संतोष भाव के साथ ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि
उसके बाद से ही कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। एक तांत्रिक को भी बुलवाया, बड़ा पूजा करवाया, पर कुछ ना हुआ। मैंने कहा उस लड़के ने कुछ न किया। वो कहने लगे वह क्या करता, उसकी जात वालों ने भी उसे समाज से बहिष्कार कर दिया। घर से गया ही समाज से भी निकाल दिया गया। अक्षिता वाली खबर ने तो उसे तोड़ ही दिया। अंतिम बार उसे पास वाले स्टेशन पर देखा गया था। उसके बाद वह कभी ना देखा गया। कोई कहता है मर गया, कोई उसे देखने का दावा कर जाता है। जनाब के गर्दन पर तलवार लटकती ही रहती है। कहीं जिंदा निकला और थाने में शिकायत कर दी तो इन्हें ससुराल जाना पड़ सकता है। इन सारी बातों ने मेरी सोच को पछाड़ दिया था। समाज के प्रति मेरा सोच पूरी तरह से कुचला गया था। मैं वैसी जगह से कोई सरोकार नहीं रखना चाहता जहां इंसान का कोई तवज्जो न हो, जहां झूठी इज्जत ही सब कुछ हो। यहां रहना मेरे आदर्श के खिलाफ था। मैं यहां एक पल भी न रुकना चाहता था। मैंने प्रवीण से कहा कल ही रूम छोड़ दूंगा, थोड़ा मदद के लिए चले आना। मेरा खाना यही हुआ। आज उस घर में जाने की हिम्मत न थी मुझ में, पर मैं गया और सो गया। वैसे भी मुझे नींद ना आती थी, आज कहां से आती। आंख बंद करता तो दीवार पे खून के धब्बे नजर आते और आंख खोलता तो सपने का नग्न दृश्य सामने नाचने लगता। सोचता यह समाज इतना कैसे गिर सकता है। स्त्री को लेकर यह कैसी धारणा, यह कैसा झूठ सांड जिसके लिए किसी की बलि दी जाए। नारी के साथ ही ऐसा क्यों? जन्म से ही एक उदासीन रुख क्यों? क्यों उसके पंख कुतरे जाते हैं? क्यों उसे रेंगने पर मजबूर किया जाता है? क्यों उसके पैरों में बेड़ियां डाली जाती हैं? उसकी आत्मा को लहूलुहान क्यों किया जाता है? एक सीमित दायरे में उसे क्यों बंद किया जाता है? उसे घुट घुट कर मरने पर क्यों बाध्य किया जाता है? आखिर क्यों? आखिर कब तक चलेगा ये सब? कोई उसकी अंतर्वेदना की चीख क्यों नहीं सुनता? क्या दोष था उस बेचारी का? बस इतना ही कि अपनी जाति से हटकर विवाह किया, अपने बाप के खिलाफ। इसके लिए इतनी बड़ी यातना। अगर अंतरजातीय विवाह गलत है तो भगवान ने इतनी जातियां बनाई ही क्यों? किसी को छोटा तो किसी को बड़ा, किसी को अमीर, किसी को गरीब। सच्चाई तो यह है कि भगवान ने कोई जाति बनाई ही नहीं, उसने तो सिर्फ इंसान बनाया। और जब इंसान पृथ्वी पर आया तो खुद को विभिन्न वर्गों और संप्रदायों में बांट लिया। हर संप्रदाय का एक ठेकेदार उत्पन्न हो गया और वह अपने वर्ग को बड़ा कहता, दूसरों को छोटा कह दबाता। और उसने झूठ का, फरेब का, आडंब, धोखा और डर का ऐसा बीज बोया जिसमें से अंधविश्वास, रूढ़ियां, कट्टरता और अंधकार ने जन्म लिया, जिसकी चपेट में आकर पूरी दुनिया ही अंधी हो गई। मन घायल पंछी की भांति फड़फड़ा रहा था। मैं विचारों के उधेड़ बुन लगा था। मुझे दीपिका याद आ गई। दिल जोरों से धड़कने लगा। एक भय की परछाई नजर आने लगी। दीपिका भी तो ऊंची जाति की थी और मैं उसकी जाति से नहीं था। उसके साथ ऐसी चीजें ना हो जाएं, यह सोच मन भयातुर होता जाता। आज मुझे अपने परिवार वालों पर गुस्सा आ रहा था। उनका भी व्यवहार इससे अलग न था। अपनी बेटी यानी मेरी छोटी बहन को मजबूर होने के लिए बाध्य किया गया था। वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती उसके इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी कर दी गई। जब अपने ही परिवार का ऐसा हालत हो तो समाज से नेकी की अपेक्षा करना बेईमानी होगी। इसी तारतम्य में सुबह हो गई। मेरी सारी शक्ति क्षीण हो गई थी, मानो किसी ने मेरी शक्ति सोख ली हो। तबीयत खराब था। उठना तो दूर, हिलाना मुश्किल जान पड़ रहा था। लेकिन यहां से निकलने की सनक ने मेरे अंदर एक ऊर्जा का संचार किया। मैं फ्रेश होकर तैयार बैठा था। तन मन में कोई कौतूहल नहीं, चित्त एकदम शांत। बस एक ही बात सोच रहा था, अंकल से क्या बहाना मारूंगा, क्या कहूंगा। रूम छोड़ रहा हूं, नहीं, कुछ तो बहाना चाहिए। इस वक्त एक बहाना दिमाग में कौंधने लगा। मैं नीचे चला गया। वे अभी अभी दुकान से आए थे, नाश्ता कर रहे थे। मैंने जब उनसे कहा कि आज रूम छोड़ रहा हूं तो मुझे शक की नजर में देखते हुए कहने लगे, क्या बात हो गई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने कहा, कुछ नहीं, हॉस्टल के लिए एप्लीकेशन डाला था, वह अप्रूव हो गया है, आज ही जाना होगा। आज पहली बार मैंने प्रत्यक्ष झूठ बोला था, लेकिन यह मेरी नजरों में झूठ न था। ऐसे आदमी से झूठ बोलना जिसका बुनियाद ही धोखे और झूठ पर टिका हो, वह झूठ मेरे नजरों में छलना होकर उसके साथ न्याय करना था। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, चले जाओ।
हाँ, पिछला 1500 बाकी है, देते जाना। मैं ऊपर गया, 2000 रुपए पड़े थे मेरे पास। 1500 लाकर उन्हें दे दिया। शाम का वक्त था, 4 बजे होंगे। मैंने प्रवीण को फोन किया, वह आ गया। हम रूम से समय से पहले ही स्टेशन के लिए निकल गए ताकि कोई संदेह ना हो। मैं उस लड़की को न जानता था, जो शायद अब इस दुनिया में भी नहीं थी, लेकिन नजरें हर किसी में उसका चेहरा तलाश कर रही थी। 8 बजे की ट्रेन थी। मैं ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन चल पड़ी। रात के 10 बज चुके थे। लोग खाना खा सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने भी अपना बैग खोला और खाने बैठ गया। खाने में क्या था? ब्रेड और बिस्कुट। मेरा बेचैन मन मुझे ही कोस रहा था। क्यों गया सस्ता रूम लेने? गया भी तो लौट क्यों नहीं आया? तेरे सामने कितने अशुभ संकेत थे, क्यों ना समझ पाया इन संकेतों को? मकड़ी के जाले, टूटा हुआ कांच, छिपकलियां, काली बिल्ली, क्यों ना समझ पाया? रंग रोगण कर कुछ ना कुछ छुपाया गया है। परसों से ही एग्जाम है, अगर न दे पाया तो तू क्या करेगा? तेरा 3 साल बर्बाद हो जाएगा, फिर से तुझे तैयारी करनी पड़ेगी। मेरी आंख आंसुओं से भर गई थी। ये सारे विचार एक अवसाद की दीवार की भांति मुझे चारों ओर से जकड़े हुए कसते जा रहे थे। इससे निकलने का एक रास्ता भी न सूझता। इसी उधेड़बुन में 4 बज गया। किसी तरह नींद लगी। ट्रेन रुकते हिचकोले खाते आगे बढ़ रही थी। 7 बजे होंगे। एक बुजुर्ग ने मुझे हिलाया। उठो बेटा, मनौली स्टेशन आ गया। मैं हड़बड़ाकर जगा। माथे में तेज दर्द था, बदन टूट रहा था। ऐसा लगता जैसे मेरी हड्डियां चटक गई हों। हिलने भर का भी दम न बचा था। बैग देखा, वह सलामत था। किसी तरह रेंगते दरवाजे पर आया। देखा तो पिताजी खड़े थे। उतरकर किसी तरह मैं उनके पास गया और चरण छूने के लिए झुका, लेकिन मुझ में इतना ताकत न था कि अपने आप को संभाल सकूं। उनके पैरों पर ही गिर पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बोले, अरे यह क्या कर रहा है? उठ। उन्होंने मुझे उठाया और बोले, कितना दुबला हो गया है। पिछली बार आया था तो ऐसा ना था। क्या हुआ? क्या बात है? मैंने कहा। मुझ में तनिक भी जान न बची है। मुझे किसी तरह घर ले चलिए। उनकी आंखें सजल हो गई, चेहरा उदास हो गया। मुझे सहारा देकर चलने लगे। जब कभी उनका हाथ ढीला पड़ता तो मैं लड़खड़ा जाता। वे बेचैन हो जाते। हम फटफटी पर सवार हुए और फटफटी चल पड़ी। फटफटी द्वार पर पहुंची चुकी थी। मैंने जब द्वार पर पैर रखा तो लगा मैं स्वर्ग में उतर रहा हूं। मुझे देख मेरी मां मुझसे लिपट रोने लगी। आज की रात ही मुझे तेज बुखार चढ़ आया। पूरा देह आग की भांति धधक रहा था। 20 दिन हो गए, कुछ आराम ना आया। बीच बीच में डॉक्टर भी देखने आते, पर मुझ पर कोई असर नहीं होता। गांव में बातें भी होने लगी थी। अब न बचेगा ये। अच्छा भला था, आज कैसे सुख कर कांटा हो गया है। अफवाह भी खूब उड़ती। ये सब सुन घर वालों का कलेजा कटा जाता। ठीक 22वें दिन से मेरी हालत में कुछ सुधार होने लगा। 1 माह में मैं पूरी तरह ठीक हो गया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूं, लेकिन कुछ सवाल अभी भी मेरे दिमाग में हैं। ये सवाल मैं अपने आप से और इस समाज से पूछना चाहता हूं। आखिर क्यों और कब तक? ये सवाल आज भी ज्यों का त्यों बने हुए हैं। तो साथियों, आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये काफी पसंद आई होगी। आपको एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिला होगा, समाज को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा, और मैं आपके लिए आगे भी ऐसी और इंटरेस्टिंग भरी कहानियां लेकर के आता रहूंगा। तो नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखें।